अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने की घोषणा की तो शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखने को मिला। निवेशकों का भरोसा बढ़ा तो बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और अमेरिका के टैरिफ घटाते ही सभी सेक्टरों में जमकर खरीदारी का माहौल शुरू हो गया। निवेशकों का मनोबल बढ़ते ही शेयर बाजार में पिछले 8 महीने की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए और उनमें 5% तक की तेजी देखने को मिली। इस तेजी की वजह से निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, एनर्जी, फार्मा, ऑटो और मेटल इंडेक्स में देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स में 2000 से भी ज्यादा अंकों का उछाल रहा तो निफ्टी में भी 639 अंकों की तेजी रही। बाजार में लौटी इस रौनक के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और यही वजह रही कि इस समझौते के बाद एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद परिसर में बुलाई गई थी और उसी बैठक में भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के सांसदों ने बधाई दी। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत एनडीए में शामिल पार्टियों के कई सांसद नजर आए। प्रधानमंत्री को माला पहनाने के साथ ही सांसदों ने वहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी सांसदों का अभिवादन किया। उस वक्त पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के किरेन रिजिजू ने इस डील को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत ने 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जो आने वाले वक्त में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील होने के बाद देश भर के कारोबारियों ने भी खुशी जताई। कारोबारियों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो गया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की खबर आई, देश भर के कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ कपड़ा कारोबारियों से बातचीत की जिसमें कारोबारियों ने इस डील का स्वागत किया। और इसमें जो काम करने वाले लाखों आदमी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे उनको भी बूस्ट मिलेगा, काम बढ़ेगा तो सबको रोजगार भी मिलेगा और हमारे कंट्री की ग्रोथ भी होगी। कारोबारियों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने की वजह से उनका कारोबार चौपट हो गया था, लेकिन इस डील के बाद कपड़ा कारोबारियों ने खासकर कारोबार के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई। जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे लेवल के कारीगर हैंडवर्क का माल बनाते हैं, जो सारा एक्सपोर्ट होता है, उन सब लोगों के लिए भी अब वापस जैसे कल 2 दिन से ये सब खबर आ रही है और आज सुबह से खबर आई है तो लोग बड़ा खुश हैं। दावा किया गया कि अमेरिकी टैरिफ में कटौती की वजह से टेक्सटाइल के साथ लेदर और रत्न आभूषण समेत कई सेक्टरों में तेजी आएगी और अमेरिका के टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। टैरिफ कम किए जाने से अमेरिका में उन चीजों के दाम घट जाएंगे जो भारत से भेजी जाती हैं, क्योंकि 50% टैरिफ लगे होने पर भारत की 100 रुपए की कोई चीज अमेरिका में पहुंचने पर $150 की हो जाती थी या $150 की हो जाती थी, $100 की चीज, जबकि टैरिफ को 18% किए जाने के बाद वही $100 वाली चीज या 100 रुपए वाली चीज वहां लोगों को 118 रुपए में मिल पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के लोगों को भारतीय सामान सस्ते दाम पर मिलेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका में बिकने वाली भारतीय चीजें सस्ती होंगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। दावा है कि इसका सीधा फायदा निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को मिलेगा और उन्हें अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अनुमान है कि टैरिफ कम किए जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारत की दवा कंपनियों पर तो वैसे भी टैरिफ का वो लोड नहीं था, लेकिन सी फूड कंपनियों को, गहने बनाने वाली कंपनियों को, कपड़ा कंपनियों को, कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि टैरिफ घटने से इन सभी चीजों की डिमांड अमेरिका में
बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत के सी फूड निर्यात का सबसे ज्यादा करीब 35% हिस्सा अमेरिका में जाता है। इसमें खासतौर पर झींगा मछलियों की मांग ज्यादा रहती है। माना जा रहा है कि टैरिफ घटाए जाने से सी फूड के एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है और मछलियों के कारोबार से जुड़े लोगों की चांदी हो सकती है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग की भी रफ्तार बढ़ने का अनुमान जताया गया, क्योंकि भारत के कपड़ा निर्यात का करीब 29% हिस्सा अमेरिका में सप्लाई होता है, खासकर गारमेंट्स का। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं का भी लंबे वक्त से बोलबाला रहा है। दवाओं का टैरिफ पर उतना असर नहीं था, लेकिन निर्यात होने वाली 34% दवाएं अमेरिका भेजी जाती हैं, जबकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले गहने, चावल, मसाले और तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान अमेरिका में भी खरीदा जाता है। और इसीलिए माना जाने लगा कि अमेरिका में भारतीय सामान की कीमत कम होने के कारण उनकी मांग बढ़ सकती है। मांग बढ़ेगी तो भारत में पैदावार भी बढ़ेगी, भारत में उत्पादन बढ़ेगा और उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी भारत में उत्पादन की रफ्तार को पंख लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में भारतीय कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उन कपड़ों को बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। इसीलिए उम्मीद जताई गई कि अमेरिका के इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और उम्मीद जताई गई कि इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ घटाने के फैसले के बाद डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती देखी गई। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सीधे ₹1.45 मजबूत हो गया, क्योंकि उम्मीद जताई गई कि और डॉलर जब देश में आएंगे तो रुपया उससे मजबूत होगा। और करीब 8 साल बाद पहली बार रुपए ने एक ही दिन में इतनी बड़ी छलांग लगाई। यह बदलाव अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद हुआ। इस खबर से बाजार का माहौल बदल गया और रुपए को नई ताकत मिली। ट्रंप की घोषणा के बाद एक अमेरिकी डॉलर के सामने रुपया ₹1.45 मजबूत हो गया। यह बढ़त एक रोज पहले के मुकाबले दर्ज की गई। इस बदलाव के बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत ₹90.27 हो गई। जानकारों ने अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत का निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई। अनुमान लगाया गया कि इसकी वजह से रुपए की मांग में और इजाफा हो सकता है और जल्द ही रुपया 89 के स्तर पर भी आ सकता है, यानी ज्यादा डॉलर आएंगे तो रुपया और मजबूत हो सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्रेड डील की जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से अब कच्चा तेल खरीदेगा। और ट्रंप की उसी पोस्ट को आधार बनाकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने ये लिखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर की जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। उन्होंने ट्रंप की पोस्ट में लिखी गई उन बातों का भी जिक्र किया जिनमें यह जानकारी दी गई कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार रूस का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। जयराम रमेश की तरह कई दूसरे नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ट्रेड डील को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने भी अमेरिका और भारत के बीच हुई डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में कृषि उत्पादों के जिक्र को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका से कृषि, ऊर्जा, तकनीक और कोयला समेत अन्य उत्पाद खरीदेगा। और ट्रंप की पोस्ट में कृषि उत्पादों के जिक्र को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। राहुल गांधी की तरह उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाया। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को सरकार ने सिरे से नकार दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सरकार ने कांग्रेस के नेताओं पर ट्रेड डील को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सरकार ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई डील में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।
और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए टैरिफ को 18% करने की घोषणा करके इसे भारत के पड़ोसी देशों पर लगे टैरिफ से भी कम कर दिया, क्योंकि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी वसूलने की घोषणा कर चुका है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम करके 18% कर दिया, यानी भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पर 18% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी वहां के इंपोर्टरों को। मतलब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से के सामान पर जितनी लगेगी उससे कम, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगा रखा है, जो भारत की तुलना में लगभग दुगने के आसपास है। इसके अलावा बांग्लादेश की चीजों पर भी अमेरिका 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा चुका है, जबकि पाकिस्तान पर उसने 19% टैरिफ लगाया हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप की जी हुजूरी का कोई मौका नहीं चूकते। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोरक्षक की मौत पर हंगामा हो गया। यूपी के मथुरा में मनीष नाम के गोरक्षक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हंगामा हो गया। युवक को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। युवक के परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ रोज पहले प्रधान ने गोरक्षक के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। प्रधान की और उनकी ऑडियो भी है हमारे पास में। प्रधान ने उसको जान से मारने की धमकी दी कि मैं तुझे 2-3 दिन में निपटा दूंगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक गांव से अचानक 5 लड़कियों के गायब होने की वजह से हड़कंप मच गया। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और उन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में राज्य की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत ये रही कि इसका पता उड़ान से पहले ही चल गया। वो जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए लातूर जाने वाली थी। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली एक कंपनी के एक कर्मचारी को कुछ लोगों ने रोक लिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वो नॉनवेज खाना लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जबकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन समेत राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज खाने की डिलीवरी पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी वहां नॉनवेज खाना नहीं मंगाया जा सकता और ना ही होटलों में नॉनवेज खाना परोसा जा सकता। इस बीच अयोध्या धाम रेलवे स्टेशनों के बाहर कुछ लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी के उस कर्मचारी को रोक लिया। अपने कंपनी वाले को बता दीजिएगा, दोबारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे अगर स्विगी से मीट आया, उसकी यहाँ से कंपनी गायब हो जाएगी अयोध्या, इसको जान लीजिएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो नॉनवेज खाना लेकर वहां पहुंचा और अयोध्या धाम इलाके में नॉनवेज खाने की सप्लाई किए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। गलती आपकी नहीं है, आप एक मौलाना निकले, इसमें हमारी भी गलती नहीं है। राजू भाई देखो, तुम यही कहते हो जातिवाद मैं करता हूं, मैं जातिवाद नहीं करता। गलत को गलत कहना, यदि गलत है तो मैं गलत हूं। इस मामले की जानकारी मिलने पर अयोध्या के खाद्य विभाग ने एक्शन ले लिया और जांच की बात की। वहाँ पर अगर ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है, उसको संज्ञान में पूरी तरीके से समर्पित हूँ और मेरा कमिटमेंट है कि अब इस कार्रवाई अगर सच्चाई में पाई गई तो इसके बाद ये एक नज़ीर बन के उभरेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों और नियमों को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। उधर राजस्थान के दौसा में अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस विधायक और तहसीलदार के बीच जोरदार बहस हो गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक इलाके में प्रशासन की टीम सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों को हटाने पहुंची। तभी वहां कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा पहुंच गए। उन्होंने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध शुरू कर दिया। इस पर वहां मौजूद तहसीलदार ने उन्हें रोका और कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके बाद तो वहां बवाल हो गया। कांग्रेस विधायक ने मांग की कि तहसीलदार इस कार्रवाई का लिखित आदेश दिखाएं। उन्होंने दावा किया कि बिना नोटिस के यह कार्रवाई शुरू की गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन तहसीलदार ने उनकी मांग ठुकरा दी। तो मैं तहसीलदार हूँ, मालिक हूँ जमीन का, सरकारी जमीन है। आपने तो छोड़ने का आदेश क्या है? मैं आदेश मेरे को दिया, मैं खुद मालिक हूँ मेरी जमीन का, आदेश क्यों दिया? इस बीच दीनदयाल बैरवा आगे बढ़कर बुलडोजर को रुकवाने की कोशिश करने लग गए। यह देखकर तहसीलदार का पारा और चढ़ गया। अरे कौन गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी।
नहीं गलत हो जाएगा सर, सरकारी जमीन है। आप शांत रहो। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिस भी विधायक और तहसीलदार को समझाने में जुट गई, लेकिन इस बीच बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही और कुछ अवैध मकानों को ढहा दिया गया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 94 इलाके में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों पर आरोप लगा कि उन्होंने कफन के लिए 3,000 रुपयों की डिमांड की। आरोप यह भी है कि पैसे नहीं देने पर उन कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को उसी हाल में छोड़ दिया और दावा किया गया कि उसके बाद परिवार के लोग बाहर से कफन लेकर आए, उसमें शव को बांधने में जुट गए। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। एक युवक ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने उसके शव को नोएडा के सेक्टर 94 इलाके में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम के बाद वहां के कर्मचारियों ने कफन के लिए उनसे 3,000 रुपयों की डिमांड की। परिजनों से कफन के नाम पर 3,000 रुपए की डिमांड की गई थी और जब परिजनों ने 3,000 रुपए नहीं दिए तो शव को उसी हाल में छोड़ दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया कि पैसे नहीं मिलने पर पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने शव को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद मजबूरी में परिवार के लोगों ने खुद ही शव को कफन में बांधना शुरू किया। पैक करने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं भैया। देखो ये देखो कंडीशन कैसी है, देखो ऐसी खाली बॉडी करके दे दी ना, कपड़े में पैक करिए ना, कुछ कराए। इस घटना को लेकर न्यूज 18 की टीम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को कफन में बांध कर दिया जाता है, उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये जो कफन है जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद ये खरीदना पड़ता है, ये स्वास्थ्य विभाग देता है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग इसको पैक करके उनको देता है। बाद में मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। 100 बात की एक बात यह कि एक होती है हद और एक होती है हद को भी पार कर जाना। बेगैरत सरकारी कर्मचारियों की हद पता नहीं क्या होती। आरोप है कि नोएडा में पोस्टमार्टम के बाद शव का कफन देने के 3,000 रुपए मांग रहे थे। नहीं दिए तो बिना पैक किए हुए शव पकड़ा दिया। नर्क में भी यह नहीं होता होगा। किसी के घर में मौत हो गई, कानून के हिसाब से उसको पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद शव को विभाग के लोग ही पैक करके देते हैं और यहां शव ऐसे ही छोड़ गए कि पैसे निकालो नहीं तो ले जाओ पोस्टमार्टम के बाद शव जिस भी हालत में है। आरोप है 3,000 रुपए मांग रहे थे। सोचिए एक परिवार पोस्टमार्टम हाउस में किस हालत में होता है कि पता नहीं शव के साथ पोस्टमार्टम में ही पता नहीं क्या क्या किया जाएगा होगा, वही समझ में नहीं आता परिवार को। तो उसके बाद सफेद कपड़े में सिलकर देते हैं शव को पैक करके, ताकि मृत्यु के बाद की एक मर्यादा बनी रहे। कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, मृत्यु के बाद इतनी तो मान मर्यादा रख लो। सरकारी कर्मचारी हो, इसी की तनख्वाह लेते हो, यहां भी बख्शीश मांग रहे हो। अरे बेगैरत से बेगैरत लोग भी खुशी में ही मांगते हैं। आप किससे घूस मांग रहे हो? किस मौके पर घूस मांग रहे हो? और कह रहे हैं पैसे नहीं दिए तो ऐसे ही छोड़कर चले गए शव को। परिवार सफेद चादर लाकर खुद ही लपेट रहा था। यह तो मामला सामने आ गया। ये सबके साथ यही करते होंगे ना। अगर आरोप सही है तो मामला उठ गया तो जांच हो रही है। कह रहे हैं कि अगर सही हुआ तो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? निकाल दोगे इनको नौकरी से? जांच के बाद क्या कार्रवाई करोगे? ऐसे कफन चोर, बेशर्मों, निर्लज्ज उचक्कों की नौकरी कैसे बनी रह सकती है? अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके पोस्टर बनाकर इनके मोहल्लों में लगाओ कि ये कफन की घूस लेते हैं। जो कफन नहीं दे रहे, बिना रिश्वत लिए, वो इज्जतदार सरकारी कर्मचारी का चोगा पहनकर घूमने लायक ना रहे किसी के सामने। फेंको बाहर इनको। 100 बात की एक बात। उधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में एक एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वहां निवाड़ी थाने के एसएचओ जयपाल रावत ने मुकदमे से नाम हटवाने के लिए एक व्यक्ति से 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन उस व्यक्ति की शिकायत पर एसएचओ को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले को रोके जाने पर बवाल हो गया। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान उनका काफिला रोका तो अतुल राय भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गांव में महिलाओं की भीड़ ने देसी शराब की एक दुकान पर धावा बोल दिया। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ कर वहां रखी शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक दिया और जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उस दुकान की वजह से गांव का माहौल बिगड़ रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में छात्रों को नमाज पढ़वाए जाने के आरोप में सस्पेंड किए गए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग डीएम ऑफिस पहुंच गए। उन लोगों ने डीएम से मुलाकात की और जान मोहम्मद नाम के प्रिंसिपल पर लगाए आरोपों को झूठा बताया। 30 जनवरी को प्रिंसिपल पर बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया था और शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में गांव के लोग प्रिंसिपल के समर्थन में डीएम ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने प्रिंसिपल पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए डीएम से मामले की जांच कराने की मांग की। जांच करनी चाहिए थी, अगर दोषी पाए जाते तो खूब सस्पेंड करते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, इसलिए पूरी समाज इकट्ठा होकर आई है हमारे यहाँ। जान मोहम्मद मथुरा के नोहझील इलाके में मौजूद प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने दावा किया कि स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के परिवारों ने उनकी शिकायत की थी। उन पर स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने, धर्म बदलने के लिए दबाव डालने और स्कूल में राष्ट्रगान नहीं बजने देने का आरोप लगाया था। राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और न कराते हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को नहीं पढ़ाया जाता। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी मेरे पास, तो मैंने शिकायत की। हालांकि स्कूल की टीचरों ने प्रिंसिपल पर लगाए आरोपों को नकार दिया। स्कूल की टीचरों के साथ साथ गांव के लोग भी उनके समर्थन में आ गए। गांव के लोगों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल को फिर से स्कूल में तैनात किए जाने की मांग की। डीएम ने भी लोगों को भरोसा दिया कि जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कई छात्र यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो छात्र नहीं माने। वो छात्र यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही जमीन पर लेट गए। इसके बाद पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां से लेकर गई। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हिरासत में लेकर इनको बस पर बैठाती हुई। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, मैं अपने विजय कमलेश से कहूंगा कि इधर आगे की तरफ, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये जो छात्र हैं ये लेट चुके हैं। पुलिस उन छात्रों को खींचकर बस तक ले जाती दिखाई दी। इस दौरान पुलिस और कुछ छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। ये साफ आप देख सकते हैं, इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। मतलब प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा है, जो कि हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। पुलिस ने एक एक कर कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। उन छात्रों ने मांग की कि यूजीसी के नए नियमों को लागू किया जाए। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री का गुस्सा अधिकारियों पर भड़क गया। उन्होंने वहां काम की देखरेख करने वाले अधिकारियों को सबके सामने ही फटकार लगा दी, क्योंकि आरोप लगा कि मेडिकल कॉलेज की इमारत को बनाने में लापरवाही बरती जा रही थी। यही वजह रही कि राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बुरी तरह भड़क गए। वो सवाई माधोपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का अचानक जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान निर्माण के काम में खामियां दिखीं तो मंत्री ने इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले अधिकारियों को लताड़ लगा दी। इसकी तराई में आदमी खड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो इसी में वो तुम प्लास्टर डाल दो, मिट्टी में ही है, सीमेंट डाल दो, मिट्टी में बजरी नहीं है, बजरी शर्म नहीं आती, सीमेंट नहीं है। चोरा लुटेरो, तुमने देश को खा गया। गुस्से से आग बबूला हुए किरोड़ीलाल मीणा के सख्त तेवर देख अधिकारी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे और इस दौरान मंत्री के कुछ समर्थकों ने एक दीवार की ईंटें हाथों से उखाड़ कर दिखाई। उन्होंने दावा किया कि उस दीवार ही नहीं बल्कि पूरे मेडिकल कॉलेज की इमारत को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जबकि अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को आवाज लगा दी। प्रिंसिपल साहब, आप काम मत बंद कर दो पूरा। ठीक है तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हॉस्पिटल का भी कर दो। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि जब आम लोगों को भी दिख रहा होता है कि सरकारी इमारत बनने में घटिया सामग्री लगाई जा रही है तो अधिकारियों को कैसे नहीं दिखाई देता।
राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग देखने सवाई माधोपुर में और अधिकारियों को लताड़ लगा दी। कई कह रहे हैं कि मंत्री कैमरे के सामने अधिकारियों को लताड़ लगाकर दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितने सख्त हैं। अरे वो भी है तो किसी ने बताया होगा ना मंत्री को कि चलकर देखो कैसी बिल्डिंग बन रही है पब्लिक के पैसे से, तो मंत्री ने कैमरे के सामने लताड़ लगा दी। तो क्या गलत किया? आपने उनको मौका क्यों दिया? दीवार से ईंटें निकल रही हैं, हाथ से निकल रही हैं, तो अधिकारी कर क्या रहे हैं? पब्लिक के पैसे से तनख्वाह लेते हैं तो पब्लिक को जवाब नहीं देते, मंत्री को तो दो। जनप्रतिनिधि का काम ही यही है, चाहे कैमरे के सामने हो या पीछे हो, कैमरे के सामने से दूसरे अधिकारियों को भी संदेश जाएगा ना। काम ही ऐसे क्यों करते हो कि कोई आपको ऐसे दुत्कार दे? पलस्तर करके बिल्डिंग खड़ी हो जाती, एक बारिश में गिर जाती तो क्या करते? फिर आप कहते कि जांच करवाएंगे। एक विभाग दूसरे विभाग की जांच करता रहता है, उसमें भी सरकारी अधिकारी, इसमें भी सरकारी अधिकारी। ऐसी बिल्डिंगें देखेगी पब्लिक तो क्यों नहीं कहेगी कि सब मौसेरे भाई हैं? और मंत्री जी भी कैमरे के सामने लताड़ लगाकर ही छोड़ रहे हैं। अभी तो प्राइवेट कंपनी में होते ना तो नई नौकरी ढूंढ रहे होते, अगर मालिक की बिल्डिंग ऐसे बनवाते तो। पब्लिक के लिए बन रही बिल्डिंग आपके मालिक की है, आप मालिक नहीं हो। जो तनख्वाह देता है ना वो मालिक होता है, और आपको तनख्वाह पब्लिक के पैसे से जाती है। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के सारण में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सारण में डीएम से मिलने पहुंचे एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी की पहचान रितेश कुमार के तौर पर हुई। आरोपी ने खुद को यूपी के मेरठ का नगर आयुक्त बताते हुए डीएम का बैचमेट होने का दावा किया था। शक होने पर पुलिस ने तथ्यों की जांच की, जिसके बाद उसकी असलियत सामने आ गई। आईडी नहीं बनाया था, बस ऐसे ही नाम रख के चले गए। राजस्थान के पाली में एक कुएं की मिट्टी ढहने से 4 लोग दब गए। उनमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 बुरी तरह घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्यूबवेल से कुएं का कनेक्शन किया जा रहा था। हरियाणा के करनाल में लोहे के पाइपों से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। बताया गया घटना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कोहरे की वजह से हुई। ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए रास्ते की दूसरी तरफ पहुंच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इतने खतरनाक हादसे के बाद भी ट्रक ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आईं। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर एक बीएलओ को धमकाने का आरोप लगा। पूजा शुक्ला 10 से ज्यादा लोगों के साथ उस महिला बीएलओ से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन लोगों की जोरदार बहस हो गई और आरोप लगा कि पूजा शुक्ला और उनके साथ आए लोगों ने उस बीएलओ को धमकाने की कोशिश की। उन लोगों ने उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। इस दौरान वो बीएलओ भी उनसे बहस करती दिखी। हंगामा बढ़ने पर वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे। इस बीच भड़के हुए लोगों ने उस बीएलओ को चुप रहने की हिदायत दी। काफी देर तक उन लोगों की बहस चलती रही। इस बीच वो बीएलओ तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल करती दिखी। इस पर कुछ लोग और भड़क गए। आरोप लगा कि उन्होंने उस बीएलओ को धमकी देनी शुरू कर दी, जिस पर बवाल हो गया। निकाल देंगे, किसको बुलाना बुला लो। बात करेंगे, देखो भाजपा की एजेंट की तरह काम मत करो, समझ लेना। इस बीच पूजा शुक्ला और बाकी लोगों पर लगे बीएलओ से बदसलूकी के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि वहां के लोगों ने उस बीएलओ पर अभद्रता और बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत की थी। यही वजह रही कि पूजा शुक्ला समेत बाकी लोग उस बीएलओ से पूछताछ करने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब मांगने पर वो बीएलओ उन लोगों से भिड़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है उनके व्यवहार से कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कल ही एक लिखित शिकायत दी थी। और हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग से उस बीएलओ पर कार्रवाई करने की अपील की। इधर दिल्ली में अचानक चक्कर आने के बाद सड़क पर गिरे एक व्यक्ति को बचाने के बजाय 2 लड़के उनका मोबाइल चुराकर भाग गए। घटना तब हुई जब वो सड़क पर पैदल जा रहे थे और उसी वक्त उन्हें चक्कर आ गया। तभी एक स्कूटर वहां आया। उस स्कूटर पर 2 लड़के बैठे हुए थे। पीछे बैठा लड़का उतरा, सड़क पर गिरे व्यक्ति के पास गया, उसने उनका मोबाइल उठाया और वहां से भागता दिखाई दिया। लेकिन तभी उस स्कूटर पर रखा सामान गिर गया
वो और उसका दोस्त सामान समेटने में लग गए। इसके बाद वो लड़का दोबारा उनके पास गया। इस बार उसने उनकी जेब टटोली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शायद वो थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लग गया। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ वहां से फरार हो गया। इस दौरान सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति तड़पते नजर आए। जानकारी के मुताबिक वो कई घंटों तक वहीं पड़े रहे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद जब सुबह हुई तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और चोरी करने वाले उन लड़कों की तलाश तेज कर दी। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़की पर शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने का आरोप लगा। बताया गया कि उसके हंगामे की वजह से रीवा सतना मार्ग पर जैम लग गया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि वो लड़की सड़क पर अपना सिर पकड़कर बैठी नजर आई। थोड़ी देर में वो बीच सड़क पर पहुंची और उसने एक ट्रैक्टर समेत कुछ गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उसके साथ दिख रही एक लड़की और कुछ लोग उसे समझाते नजर आए, लेकिन वो उन लोगों से भिड़ गई। इसके बाद एक पुलिसकर्मी उससे और उसके साथ दिख रही लड़की से बातचीत करते दिखाई दिए। एक लड़का यहाँ पे वैन लेके आया, उसको पिलाया, बोला कि ऐसा वैसा, इसमें क्रीम वगैरह मिला के पिला दिया और दोनों का मोबाइल लेके चला गया। वहां मौजूद लोगों ने उस लड़की पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया। वहीं उसके साथ जो लड़की थी उसने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उस लड़की को कुछ नशीली चीजें खिलाई और वो उन दोनों का फोन लेकर भाग निकला। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बेचना है के पोस्टर लगा दिए। एक साथ 35 घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगते ही वहां कंप मच गया। उन लोगों ने वहां रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय के परिवार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया और इसी का विरोध करने के लिए लोगों ने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा दिए। वहां भगवान नगर कॉलोनी में कई घरों के बाहर ये मकान बेचना है के पोस्टर लगे नजर आए। हमारी 40 घरों की कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार रहता है, जिसकी जमीन है, उनका नाम है सितारा बेगम। उनके यहाँ पर जबरन शहजाद और उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां रहती हैं। ठीक है, इनका रोज का काम है लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, घरों में घुस करके मारपीट करना, डंडे लाठियों से मारपीट करना, गोश्त मांस पकाते हैं, घरों में फेंकते हैं। वहां रहने वाले लोगों ने आगरा पुलिस और प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने और सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। एक कांड करता है और सबरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब सर हम इन लोगों के रहते रहे, हम सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का साथ है, हम अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें। और इसकी खबर मिलते ही उस कॉलोनी में पुलिस भेजी गई। पुलिस कर्मियों ने वहां दोनों पक्षों से बात की और लोगों को समझाया। दोनों पक्षों से वार्ता की गई, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया तो दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी से रहने को तैयार हैं। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद पुलिस ने मामले को सुलझा लेने का दावा किया। सौ बात की एक बात यह कि इतना हिंदू मुसलमान हो गया है कि लोगों को भी लगता है कि इसी तरह ध्यान खींचो किसी भी मुद्दे पर, ऐसा लग रहा है। आगरा में बताया गया कि कुछ लोग अपने एक पड़ोसी से परेशान थे कि रोजाना हल्ला हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि मकान बिकाऊ। जिस परिवार से परेशान थे वो मुस्लिम परिवार, तो पुलिस भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए। खैर वहां तो मामला सेटल करवा दिया गया, लेकिन अगर बात बढ़ जाती तो आपको परेशानी यह थी कि मकान वाले हल्ला हंगामा करते हैं इसलिए रहना मुश्किल हो गया, या परेशानी यह थी कि वो मुस्लिम है। दोनों बातें मिक्स करके मामले पर ध्यान तो खींच लिया, लेकिन क्या यही रास्ता रह गया अब किसी भी बात पर ध्यान खींचने का? बेच देते क्या आप अपने मकान, चले जाते क्या वहां से? नहीं ना। तो फिर ऐसी चिंगारी भड़काने से क्या फायदा? ऐसी आग में सबके मकान आ जाते हैं। अच्छा हुआ पुलिस ने मामला शांत करवा दिया, अच्छा हुआ जो लोग भी शांत हो गए। सौ बात की एक बात। इधर दिल्ली सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए 242 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। योजना के तहत सिलेंडर के 853 रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। इस बार की होली से पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड धारक परिवारों को ये डीबीटी करके उन तक दे देंगे। दिल्ली के रजोकरी इलाके में एक ट्रक और गाड़ी के बीच हुई टक्कर में एक लड़की की जान चली गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया गया कि वो ट्रक फ्लाईओवर पर खड़ा था और इस बीच वो गाड़ी उससे टकरा गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 7 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने इस दौरान घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई। उधर बिहार के मधेपुरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा की मौत पर हंगामा मच गया। बताया गया कि वहां हॉस्टल के कमरे में उस छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, लेकिन उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग कर दी। मुजफ्फरपुर की रहने वाली उस छात्रा का शव घर पहुंचते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। उसके परिवार की महिलाएं उसके शव से लिपट कर रोती नजर आई। खुशबू कुमारी नाम की वो छात्रा मधेपुरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रही थी और बताया गया कि कुछ दिन पहले ही अपने घर से वो कॉलेज लौटी थी, लेकिन इस बीच उसकी मौत की खबर ने उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया। इस मौत के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि परिजन जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें लाश वहां पे नहीं मिली, जो बिना इन्हें सूचना दिए हुए जो कॉलेज प्रबंधन के लोग थे उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खुशबू के परिवार वालों ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी मौत के बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और उनकी गैर मौजूदगी में उसके शव को फंदे से नीचे उतारा गया। क्लासमेट उसका वही तो फोन किया है, उसके बाद कॉलेज की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कोई परेशानी में नहीं थी। क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ? यहाँ से उस हर चीज से वो खुशी से रहती थी। खुशबू के परिवार वालों ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया और इस मामले में उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका देना हंगामे की वजह बन गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने इसे लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी और शिकायत की कि रेलिंग लगाने का काम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को दिया गया, जबकि डीएम ने इसे अफवाह बताया। लेकिन इसके बाद भी रेलिंग लगाने के मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर रेलिंग लगाने का ठेका ले लिया। मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, नाम बदलकर कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। हालांकि मथुरा के डीएम ने इन आरोपों को गलत बताया। उनके मुताबिक कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं ताकि रेलिंग लगाने के काम में अड़चन डाल सके। वहां जो रेलिंग लगाई जा रही है वो श्री रूपेश शर्मा जी के द्वारा लगाई जा रही है और इसमें किसी प्रकार का लोग कंफ्यूजन ना करें और ये मंदिर के फंड से नहीं लगवाई जा रही है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए स्टील की रेलिंग लगाने का फैसला लिया गया। रेलिंग लगाने का काम मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी को दिया गया, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सौभाग्य की एक बात है कि अब मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के बाहर स्टील की रेलिंग का ठेका देने पर बवाल खड़ा कर दिया गया कि किसी मुसलमान को ठेका क्यों दे दिया, जबकि डीएम कह रहे हैं कि एक तो यह कहना ही गलत है कि मंदिर के काम का ठेका मुस्लिम को दे दिया, क्योंकि डीएम के मुताबिक ठेका मुस्लिम को नहीं मिला और मंदिर के पैसों से ठेका नहीं दिया गया है, मतलब मंदिर का फंड नहीं इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए डीएम कह रहे हैं कि बेकार की बात है ये। तो क्या कारोबारियों के आपसी कंपटीशन में अब ऐसा कर रहे हैं लोग कि मंदिर और मुस्लिम को जोड़कर ठेका कैंसिल करवाओ? और क्या ठेके ऐसे दिए जाते हैं कि फला धर्म के लोग फला काम नहीं ले सकते? डीएम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंदिर के फंड से तो ठेका है ही नहीं। जिस कंपनी को ठेका दिया है तो ठेके की शर्तों में यह तो है नहीं कि कंपनी जिनको उस काम पर लगाएगी वो फला धर्म के ही होने चाहिए या फला धर्म के नहीं होने चाहिए। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी मुस्लिम को काम नहीं देना चाहिए। तो 1 किलोमीटर क्यों? बांके बिहारी जी का दायरा कोई 1 किलोमीटर का थोड़ा ही है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। वहां के कुछ गोस्वामी ही बताते हैं कि वृंदावन में मुस्लिम कारीगरों ने हमेशा से मंदिर की सेवा में योगदान दिया है। वहां के गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में मुस्लिम कारीगर पीढ़ियों से बांके बिहारी जी के लिए मुकुट और चूड़ियां तक बनाने में योगदान देते रहे। तो जब यह हो सकता है तो फिर यह तो स्टील की रेलिंग है। और बात को मुगलों तक ले जाने वाले भी ये तो जानते होंगे ना कि ऐसा कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था और मुगल बादशाह अकबर ने भी उनके दर्शन किए थे। और वैसे भी वेल्डिंग करने वाला कोई कारीगर है तो वो मुगलों का वंशज हो गया क्या? और अगर ठेकों में भी यही सब करना है तो फिर कानून बनवाकर साफ कर दो कि ठेके में यह शर्त रहेगी। 100 बात की एक बात
उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र की पहचान अंतरिक्ष अग्रवाल के रूप में हुई, जो ग्वालियर का रहने वाला था। दावा किया गया कि वो पढ़ाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ ने मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल के इस्तेमाल का परीक्षण सफल होने का दावा किया। इससे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पहले से ज्यादा घातक और सटीक होने का दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शादी.com वेबसाइट के फाउंडर अनुपम मित्तल समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी। इस वेबसाइट पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया। इधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह के एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यक्रम में पवन सिंह को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और वो लोग पवन सिंह की एक झलक देखने के लिए उत्साहित नजर आए। पवन सिंह के स्टेज पर आते ही लोग तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए। इस दौरान पुलिस की टीम भीड़ को काबू करने की कोशिश करती दिखी। इस बीच पवन सिंह को नजदीक से देखने की होड़ मच गई। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस के डर से लोग इधर उधर भागने लग गए। इस बीच स्टेज पर खड़े पवन सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि उन्होंने पुलिस वालों से भी लाठीचार्ज रोकने की अपील की। प्यार से समझा दीजिए, श्रद्धा है, सब लोग झूम रहा है, झूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी मिली कि भगदड़ की वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि माहौल शांत होने पर कार्यक्रम एक बार फिर शुरू कर दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईसाई धर्म की एक प्रार्थना सभा के दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अवैध धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाया। बताया गया कि बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में जेम्स सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर में प्रार्थना सभा चल रही थी और इसी बीच हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाया। हम हिंदू भाई लोग को कभी नहीं बुलाते और ना बुलाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है बुलाने का। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के आरोपों को जेम्स सिंह नाम के उस व्यक्ति और उनके साथियों ने नकार दिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोग उनसे कई सवाल करते सुनाई दिए। प्रार्थना अगर इतने सारे लोगों को बुला करके अगर कर रहे हैं तो परमिशन तो लेना बनता है। शासन प्रशासन में नियम नहीं है क्या? हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछता हूँ, हम भागवत कराते हैं घर में तो हम किसी को रोक सकते हैं क्या? अभी अपन मैं सिंपल एक दूसरे बात में नहीं जा रहा। अभी होम चर्च अलाउड नहीं है, आपको पता है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में बुलाया गया और आरोप लगा कि इसके लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई। हालांकि इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में पहुंच गई। वहां पुलिस के सामने हिंदूवादी संगठनों के लोगों और ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा का आयोजन कराने वाले लोगों के बीच बहस हो गई। बाहर कोई भी करते गाइडलाइन में भी क्या बताया गया है कि घर में आपको चर्च नहीं बनाना है और घर में आपको क्या नहीं करना है। प्रेयर अगर इतने आदमी लोग को बुला रहे हैं तो परमिशन लिए क्या थाने से? इस दौरान प्रार्थना सभा में मौजूद ईसाई धर्म के लोगों से उनके पहचान पत्र दिखाने की मांग की गई। इसके बाद वो लोग अपना आधार कार्ड दिखाते नजर आए। बस ये चाहता हूं मैं कि आप सब आधार कार्ड दिखा दीजिए, कोई आपके यहाँ नहीं बोलिए। हाँ, क्योंकि देखिए जहाँ आप अपनी परंपरा बचाने की कोशिश कर अपने से चालू करता हूँ। हाँ ठीक है, जहाँ हम अपनी परंपरा बचाने की कोशिश करते हैं, अपना धर्म बचाने का अधिकार तो हमको भी है। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने बताया कि जेम्स सिंह के नाम के उस व्यक्ति के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया गया और आरोप लगा कि प्रार्थना सभा के नाम पर वहां हिंदू समुदाय के 15 से ज्यादा लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों के इस आरोप पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में बिजली बिल न चुकाने वालों के घरों के सामने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी तैनात कर दी ताकि उन लोगों को अवैध रूप से दोबारा बिजली कनेक्शन जोड़ने से रोका जा सके और बिजली विभाग के कर्मचारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश न हो सके। भोपाल में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
वहां बिजली बिल जमा न करने वाले लोगों के कनेक्शन काट दिए गए। इसके साथ ही उनके घरों के बाहर सेना और पुलिस के रिटायर हो चुके जवानों की तैनाती कर दी गई। वो जवान वहां बंदूक लेकर पहरा देते नजर आए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उन बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं की है और जो समाधान योजना में पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में वहां बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए की बकाया रकम वसूल की गई। इस तरह उधर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला न खेलना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक मैच को टीवी पर दिखाने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का हर्जाना पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच टीवी पर दिखाने से ब्रॉडकास्ट करने वाली कंपनियों को तगड़ा मुनाफा होता है और मैच न खेलने की सूरत में इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा आईसीसी की कमाई में होने वाला सालाना कमाई का हिस्सा भी रोका जा सकता है। सिर्फ इस कमाई का आंकड़ा ही $3.5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 325 करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि मैच का टीवी पर प्रसारण दिखाने वाली कमाई का आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगा, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस ऐलान के बाद आईसीसी ने पीसीबी को नोटिस भेजकर उसके फैसले की वजह पूछी, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। इधर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज भी उछाल दिए और उन पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर ने विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। मतलब वो सांसद अब पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामा हुआ और उस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने स्पीकर की तरफ कागज उछाल दिए। इसके बाद स्पीकर ने कागज उछालने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने हेबी एडन, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। और स्पीकर की कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने विपक्ष के सांसदों को सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी चाइना का बात करने के बाद ये लोग डर जाते हैं। राहुल गांधी जी यूएस का बारे में बात करने के बाद ये लोग डर जाते हैं। क्या छुपाना चाह रहे हैं, ये बात है हमारा। और हमारा ये मांगता राहुल गांधी जी का बोलने देना है और सारे विपक्ष का बोलने देना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के सांसदों पर सदन में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलती। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन का मुद्दा उठाया था, जिस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। फिर सदन में विपक्ष के सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और लगातार हो रहे हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक लड़के को पेड़ से बांधकर पीटने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक वो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर पेड़ से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़का बेसुध हालत में पेड़ से बंधा नजर आया। उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोग ऐसे देख सकते हो, मेरे गांव में आया हुआ चोर, इसको हम सब पकड़े हुए हैं। इस दौरान भीड़ में खड़ा एक लड़का बेल्ट लहराता दिखाई दिया। आरोप लगा कि लोगों ने उस लड़के को बेल्ट और डंडों से बुरी तरह मारा। ये सब कुछ कई घंटों तक चलता रहा। इसके बाद मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज किया और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें ढूंढने में जुट गई। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की प्रतिमा की चोरी से खलबली मच गई। बाद में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सख्ती से ही मुद्दा उठाया और चुराई गई मूर्ति को जल्द ढूंढने की मांग की और साथ ही इस मूर्ति को चुराने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी अपील की। महात्मा गांधी की यह प्रतिमा मेलबर्न में मौजूद ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर के परिसर में लगी हुई थी, लेकिन 400 किलो से भी ज्यादा वजन की इस मूर्ति को कुछ लोग चुरा कर ले गए।
उन्होंने लोहा काटने वाली मशीन से मूर्ति को इस तरह काटा कि सिर्फ पांव का हिस्सा बचा रह गया। मूर्ति भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को 5 साल पहले भेंट की थी। इस मूर्ति को पहले भी निशाना बनाया गया था। 2021 में जब यह मूर्ति वहां लगाई गई थी, उसके कुछ ही घंटे बाद उसमें तोड़फोड़ कर दी गई थी। लेकिन इस बार तो बदमाशों ने उस पूरी मूर्ति को ही चुरा लिया। इस घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया और उनसे अपील की कि वो जल्द ही महात्मा गांधी की प्रतिमा बरामद करें। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री के मोड़ वाले पुल की जांच में इंजीनियर और ठेकेदार की लापरवाही मिलने की खबर सामने आई। जानकारी मिली कि लापरवाही बरतने के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग के 7 इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, क्योंकि 90 डिग्री के मोड़ पर बने पुल में गड़बड़ी पाई गई। उसे बनाने के बाद भी बंद रखा गया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। इस बीच वहां रहने वालों ने जल्द से जल्द उस पुल को खोलने की मांग की। आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। अब वो तो ये मालूम हो रहा जैसे भूल गए हो, पुल को बना के भूल गए, कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा। भोपाल के ऐशबाग इलाके में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल के बंद होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। अब 90 डिग्री आगे आ भी गया है तो धीरे धीरे जो उसे कम करो या सुधार करो, उसमें बंद कर दिया, बिल्कुल जनता परेशान हो रही। पुल की जांच इसके बेहद खतरनाक डिजाइन के कारण की गई। पुल पर चढ़ाई के तुरंत बाद 90 डिग्री का तीखा मोड़ होने की वजह से वाहनों के अनियंत्रित होकर गिरने या दुर्घटनाग्रस्त होने का भारी जोखिम था। बताया गया कि 90 डिग्री पुल को बनाने के लिए गोल की जगह चौकोर पिलर लगाए गए, जो इंजीनियरिंग के लिहाज से ठीक नहीं थे। आरोप लगा कि उसे बनाने वाले इंजीनियरों ने काम के दौरान लापरवाही बरती, जिसके बाद उसे बनाने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली डीजीसीए ने एयर इंडिया के उस विमान की जांच की जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के खराब होने की बात सामने आई थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता। लंदन से बेंगलुरु आए बोइंग 787 विमान के पायलट ने लैंडिंग के बाद दावा किया था कि उस विमान का एक फ्यूल कंट्रोल स्विच खराब था, मतलब वो लॉक नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद डीजीसीए ने उस विमान की जांच की। डीजीसीए के मुताबिक जांच में उस विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच सही पाए गए। वो खुद रन से कट ऑफ की तरफ नहीं जा रहे थे खुद ब खुद, जैसा पायलट ने बोला था, यानी वो स्विच खुद बंद नहीं हो रहे थे। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई कि उस फ्यूल कंट्रोल स्विच की लाइफ 20,000 घंटे की है, यानी आमतौर पर उस स्विच को 20,000 घंटे तक काम करने के बाद बदलने की जरूरत पड़ती है, जबकि अभी तक वो सिर्फ 3,440 घंटे ही इस्तेमाल हुआ है। यानी वो स्विच एकदम ठीक है, ये जांच में पाया गया। इसके अलावा डीजीसीए ने दूसरे बोइंग 787 विमानों की भी जांच की। दावा किया गया कि उन विमानों में भी कोई खराबी नहीं मिली। लेकिन इससे पहले एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी आने की खबर से सनसनी मच गई थी। इस बात का पता उस वक्त चला जब उस विमान के पायलट ने अपनी लॉग शीट में इसका जिक्र किया। जानकारी के मुताबिक पायलट ने लिखा था कि उस विमान के बाएं इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की ओर फिसल रहा था, यानी वो चलते चलते बंद होने वाली हालत में आया था, लॉक नहीं हो पा रहा था। रन और कट ऑफ का इस्तेमाल इंजन को शुरू और बंद करने के लिए किया जाता है। रन में चलाना है, कट ऑफ में कटना है। पायलट से मिली जानकारी के बाद उस विमान की दोबारा जांच की गई। इसके बाद उस विमान के उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी सवाल खड़े कर दिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के, यानी जो पायलट्स का जितने पायलट हैं उनकी जो संस्था है, उसके अध्यक्ष के मुताबिक विमान में आई तकनीकी खराबी के बारे में पायलट को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही पता चल गया था, लेकिन इसके बाद भी उस विमान के पायलट ने जोखिम उठाकर उस विमान को लंदन से बेंगलुरु तक वो ले आए। उनके मुताबिक उस विमान को लंदन में ही रोक देना चाहिए था। जहाज को लंदन में ग्राउंड किया जाना चाहिए था। ये किसी भी हालत में ये जहाज को की उड़ान भरनी नहीं चाहिए थी लंदन से बेंगलुरु की तरफ। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के बाएं फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत आई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष के मुताबिक अगर यह दिक्कत उड़ान के बीच में यानी आसमान में आई होती तो उस विमान को सिर्फ एक इंजन पर उड़ाना पड़ता और जल्दी उसकी लैंडिंग करवानी पड़ती। इससे पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच में भी यह बात सामने आई थी कि उस विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच खराब हो गए थे। उस वक्त भी यह खराबी एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में ही आई थी। उस विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच फेल हो गए थे।
जिसकी वजह से इंजन पूरी तरह बंद हो गए थे दोनों। उस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। इस बार जब दोबारा बोइंग 787 में वही तकनीकी खराबी आई तो विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए ने सभी बोइंग 787 विमानों की जांच की। सौ बात की एक बात यह कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो प्लेन में ही फॉल्ट था क्या? भाई अब तो कई एक्सपर्ट भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पायलट की गलती या साजिश जैसी बातें क्यों उछाली गई तब जब अमेरिका की कंपनी बोइंग के एक और प्लेन में फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो गया, यह पायलट ने रिपोर्ट किया। इस बार एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन से बेंगलुरु आया। बहुत लंबी उड़ान होती है, लगभग 10 घंटे की। 200 से ज्यादा यात्री उसमें थे। जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहा और सुरक्षित लैंड हुआ, लेकिन लैंडिंग के बाद जब पायलट ने लॉग शीट भरी तो उसमें लिखा कि कॉकपिट में एक फ्यूल स्विच, यानी वो स्विच जो इंजन को ईंधन देता है, वो ठीक से लॉक नहीं हो रहा था। इसलिए दूसरे पायलट भी सवाल उठा रहे हैं कि लॉक नहीं हो रहा था तो आए क्यों वहां से। इसलिए एयर इंडिया ने तुरंत उस जहाज को ग्राउंड कर दिया, यानी उड़ने से रोक दिया। अब वो सभी ऐसे ही बोइंग 787 की जांच हुई। डीजीसी कह रहे जांच में सब सही निकला, क्योंकि अहमदाबाद वाले प्लेन में भी तो यही हुआ था। फ्यूल स्विच ऑफ हो गया था। स्विच ऑफ होने का मतलब इंजन बंद। बोइंग 787 में 2 बड़े बड़े इंजन होते हैं जो जहाज को उड़ाते हैं। इन इंजनों को ईंधन या जेट फ्यूल चाहिए होता है जो फ्यूल टैंक से आता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल इंजन में जाता है, वैसे ही प्लेन में भी इंजन में फ्यूल टैंक से फ्यूल जाता है, उसका एक स्विच है। कॉकपिट में 2 स्विच होते हैं, एक लेफ्ट इंजन के लिए, एक राइट इंजन के लिए। 2 इंजन है। जब स्विच रन पोजीशन में होता है तो ईंधन बहता रहता है, इंजन चलता रहता है। जब स्विच कट ऑफ में जाता है तो ईंधन बंद हो जाता है, इंजन रुक जाता है। यानी यह इतना खतरनाक है कि उड़ान के दौरान अगर गलती से यह कट ऑफ हो जाए तो चलता हुआ इंजन बंद हो सकता है। एक इंजन बंद होने पर भी जहाज उड़ सकता है, क्योंकि 2 इंजन होते हैं। लेकिन दोनों बंद हो जाएं और प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर ना हो तो प्लेन नीचे गिर सकता है। पायलट को टाइम ही नहीं मिलेगा उसको फिर से ऊपर करने का। बहुत ऊपर हो आसमान में तब तो, और फिर बंद हो जाए तब तो फिर भी संभाला जा सकता है, वो ग्लाइड करता है। लेकिन नीचे हो तो जब तक पायलट संभाले तब तक प्लेन क्रैश कर सकता है। अहमदाबाद में यही हुआ था। प्लेन तो अभी उड़ा ही था कि इंजन बंद हो गए, दोनों बंद हो गए और प्लेन गिर गया। इसलिए यह चलते प्लेन में स्विच को बंद करना आसान नहीं होता। उसमें लॉक लगा होता है। ऐसा लॉक लगा होता है कि स्विच को पहले उठाना पड़ता है और फिर वो टर्न होता है, सीधा ऑफ नहीं हो जाता। जैसे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि चलती गाड़ी में रिवर्स गियर ना लग जाए, उसके लिए लॉक लगा होता है। पहले गियर के नॉब को ऊपर उठाना होता है, उसके बाद रिवर्स गियर लगता है। या जैसे घर में गैस के चूल्हे को जलाने के लिए नॉब सीधा नहीं घूमता कि कहीं गलती से गैस लीक ना हो जाए, लीक होना शुरू ना हो जाए, नॉब ऑन हो जाए। तो इसलिए ये सिस्टम होता है गैस में भी। गैस के नॉब को दबाओ फिर घुमाओ, तब गैस ऑन होती है। इसी तरह प्लेन के फ्यूल स्विच में भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी लॉक लगा होता है। स्विच को कट ऑफ करने के लिए आपको पहले स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है या लिफ्ट करना पड़ता है, दबाव डालकर फिर साइड में घुमाना पड़ता है, ताकि कोई गलती से नहीं ये कर दे या किसी का हाथ लगने से स्विच बंद ना हो जाए, या टर्बुलेंस हो, यानी हवा में या बादल में जो प्लेन जो जोर से हिचकोले खाता है उसमें कहीं स्विच ना हिल जाए, या उस पर कोई चीज गिरे तो स्विच ना हिले। मतलब सेफ्टी लॉक है ताकि बिना जानबूझकर खींचे स्विच हिले नहीं। अब इस खबर में क्या हुआ है, लंदन एयरपोर्ट पर पायलट कह रहे हैं कि इंजन स्टार्ट करने से पहले पायलट ने चेक किया कि स्विच ठीक से लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने हल्का सा दबाया, बिना ऊपर खींचे स्विच हिल गया, यानी बंद हो गया, ऑफ हो गया। फिर ट्राई किया, फिर वही हुआ। ऐसा पायलट ने लिखा है। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार नहीं हुआ। फिर भी पायलट ने जहाज उड़ाया। अब दूसरे पायलट कह रहे हैं कि उड़ाया क्यों जब 2 बार ऐसा हुआ था। अब पायलट ने जहाज उड़ाया क्योंकि तीसरी बार नहीं हुआ, जहाज उड़ाने लायक था, उड़ान पूरी हो गई। लेकिन बेंगलुरु पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्लेन में यह हो रहा था लंदन में। एयर इंडिया ने तुरंत जहाज रोक दिया, बोइंग कंपनी से बात की, सारे बोइंग 787 की दोबारा जांच हुई।
जांच में तो कह रहे हैं सब ठीक निकला, लेकिन यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जून में एयर इंडिया का जो प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ था वो भी बोइंग 787 ही था। अहमदाबाद से उड़ते ही वो क्रैश हो गया था। उसमें 260 लोग थे। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप जानते ही हो। जांच में पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे, इंजन बंद हो गए थे। लेकिन ये नई घटना यानी लंदन से बेंगलुरु वाली घटना में भी फ्यूल कंट्रोल स्विच की समस्या अहमदाबाद क्रैश के बारे में कई नए सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इससे दोनों इंजन बंद हो गए थे, जहाज को पावर नहीं मिली थी और वो गिर गया था। खबरें यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल क्यों कट ऑफ कर दिया उस प्लेन में, तो दूसरे ने कहा कि उसने नहीं किया। उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। तो इशारा यह किया जा रहा था कि शायद पायलट ने गलती से या जानबूझकर स्विच बंद कर दिए थे, यानी दोष पायलटों पर मढ़ने की तरफ एक कोशिश दिख रही थी। उसमें सुसाइड की अफवाह तक फैलाई गई थी कि यह जानबूझकर किया। यह कहा गया कि कोई साफ मैकेनिकल फेलियर यानी प्लेन में कोई खराबी नहीं मिली, इसलिए फोकस पायलट के एक्शन पर रहा। यानी अमेरिका की बोइंग कंपनी जिसने प्लेन बनाया उस पर सवाल ना उठाए जाएं, यह इशारा था। हालांकि क्रैश के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को ऑर्डर दिया कि सारे बोइंग 787 के फ्यूल स्विच चेक करें। एयर इंडिया ने भी कहा कि सब चेक कर लिए। अभी भी इसमें भी कहा गया कि चेक कर लिए, लेकिन अब फिर वही सवाल खड़ा हो गया है। लंदन से बेंगलुरु की फ्लाइट में बोइंग कंपनी का जहाज बोइंग लंदन से उड़ा, बेंगलुरु लैंड हुआ, पूरी उड़ान सुरक्षित रही, लेकिन इंजन स्टार्ट करते समय लंदन में लेफ्ट इंजन का फ्यूल स्विच बिना ऊपर उठाए ही ऑफ हो रहा था, यानी लॉक सिस्टम फेल हो रहा था। तो क्या स्विच की खराबी पहले से थी लेकिन चेक करने में नहीं पकड़ी गई? और बड़ा सवाल यह कि अहमदाबाद में क्या हुआ था? तब तो पायलट पर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्लेन तो ठीक था, लेकिन अब यह नया केस दिखता है कि स्विच बिना उठाए भी हिल सकता है, लॉक फेल हो सकता है। तो अहमदाबाद क्रैश में कैसे कह सकते हैं कि कोई फॉल्ट नहीं हुआ होगा और स्विच अपने आप नहीं हिला होगा? जब पहले पायलट ने पूछा कि स्विच क्यों बंद किए, तो बोइंग कंपनी को क्लीन चिट देने वाले बोल रहे थे कि देखा, पायलट पूछ रहा है स्विच क्यों बंद किए, यानी स्विच बंद कर दिए थे किसी ने। तभी तो पायलट ने पूछा कि स्विच क्यों बंद किए। लेकिन दूसरे पायलट ने जवाब भी तो दिया था कि उसने नहीं किए, उसने कहा मैंने नहीं किए। तब यह कह रहे थे कि स्विच खुद ब खुद नहीं हिल पाते, लेकिन बेंगलुरु वाली फ्लाइट में हिल गए ना अपने आप, ये पायलट ही कह रहे हैं। जब यहां हिल गया तो फिर तो अहमदाबाद वाली फ्लाइट का भी दूसरा पायलट जो जवाब दे रहा था कि उसने नहीं हिलाया स्विच को, वो भी तो सच बोल रहा होगा ना। मतलब ऐसा हो तो सकता ही है। अफवाहें उड़ा दी कि सुसाइड की और पायलट पर ही उंगलियां उठा दी, ये मानते हुए कि स्विच तो लॉक होता ही है और हिलता ही नहीं है जब तक उसको उठाओ ना। जैसे हमारी डीजीसीए है, अमेरिका की FAA होती है, विमानों पर नजर रखने वाली एजेंसी। अमेरिका की FAA ने 2018 में बोइंग 787 और कुछ दूसरे मॉडल के फ्यूल स्विच में ऐसी ही समस्या की चेतावनी दी थी कि लॉक फेल हो सकता है और गलती से इंजन शट डाउन हो सकता है। तो क्या यह दिक्कत डिजाइन में पहले से ही है? और दूसरा सवाल यह कि दुनिया में हजारों 787 उड़ रहे हैं, लेकिन यह समस्या सिर्फ एयर इंडिया के जहाजों में क्यों दिख रही है? क्या मेंटेनेंस में, रखरखाव में कोई कमी है या किसी खास बैच के पुर्जों में कोई दिक्कत है? यह सवाल बोइंग और एयर इंडिया दोनों पर बनता है। तो कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब अहमदाबाद क्रैश की जांच फिर से खोलनी चाहिए। फ्यूल कट ऑफ अब सिर्फ पायलट की गलती नहीं माना जा सकता। मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या डिजाइन फॉल्ट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस जहाज में तो समस्या पकड़ ली गई, जहाज रोक दिया गया, कोई हादसा नहीं हुआ बेंगलुरु वाले में, लेकिन यह याद दिलाता है कि अहमदाबाद क्रैश की पूरी सच्चाई अभी नहीं सामने आई है। 100 बात की एक बात। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी से 7 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। खबर है कि अपने इस दौरे के दौरान गृह मंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ सुरक्षा स्थिति की भी व्यापक समीक्षा करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से उन्हें रोकना लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी मेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कंपनियों को लोगों की निजी जानकारी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अगर कंपनियां भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकती तो वो भारत छोड़ दें। उधर मध्य प्रदेश में भोपाल की एक अदालत के अंदर उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ वकीलों ने पेशी के लिए लाए गए रेप के आरोपी की बुरी तरह पिटाई कर दी। औसाफ अली खान नाम के उस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू समुदाय की एक नाबालिग लड़की का रेप किया और उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया। और इसी बात पर भड़के वकीलों ने उन्हें घेर कर कई थप्पड़ जड़ दिए। उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, तभी वकीलों ने पकड़कर उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी। हालांकि पुलिस की टीम लगातार बीच बचाव करती रही, लेकिन उन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिसकर्मी लगातार उस आरोपी को वकीलों से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि बाद में किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक औसाफ अली खान नाम के आरोपी ने भोपाल के एक स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली उस छात्रा से दोस्ती बढ़ाई थी। इसके बाद उसे घुमाने के बहाने बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसका रेप किया। यही नहीं, आरोप लगा कि औसाफ अली खान ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। दावा है कि उस वीडियो के जरिए पीड़ित को ब्लैकमेल किया गया था और उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर भोपाल पुलिस ने आरोपी को दबोचा और पेशी के दौरान उन वकीलों ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इधर हरियाणा के भिवानी में जिला कोर्ट परिसर में सरेआम हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वहां किसी को निशाना बनाकर गोली चलाई और वहां से फरार हो गए और जिला कोर्ट परिसर में अचानक हुई फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर लोग डर गए। बताया गया कि कोर्ट परिसर में यह फायरिंग सुबह करीब 11:30 बजे हुई और इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों को भागते हुए देखा। जैसे ही आके देखने लगे तो वो भाग रहे थे वापस, और जो लड़के भाग रहे थे उनसे बस थोड़ा ये आइडिया लग रहा था कि 20-22 साल के करीब उनकी उम्र हो, और भागते हुए हमने उनको देखा है। उस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भाग रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया और भिवानी की जिला कोर्ट परिसर में सरेआम हुई फायरिंग के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। और पुलिस के मुताबिक फायरिंग के करीब 1 घंटे बाद ही कोर्ट परिसर से कुछ दूरी पर आरोपियों को घेर लिया गया था। खुद को घेरा देखकर आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। फिर पुलिसकर्मियों ने, ऐसा पुलिस ने बताया, फिर पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की और पुलिस के मुताबिक आरोपियों को धर दबोचा। अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद होने का भी दावा किया और कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग को गैंग वॉर बताया। उधर ईरान की राजधानी तेहरान के एक बाजार में भीषण आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां जन्नत आबाद बाजार में आग लगी और पूरे इलाके में काले धुएं ने कब्जा जमा लिया। कनाडा के सरी शहर में जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में फायरिंग की घटना हुई, जिसकी जांच करते हुए 3 भारतीय युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरजोत सिंह, तरणवीर सिंह और दयाजीत सिंह नाम के आरोपियों का संबंध किस गैंग से है, यह साफ नहीं हो पाया।